Good morning, dear students. How are you? In the last and first video, we have discussed about the types of solids, crystalline solids and non-crystalline और amorphous solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, जिनका के रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स का एक सिस्टमेटिक एक क्रम में रेगुलर अरेंजमेंट होता है और दूसरा इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है. उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम मुख्य रूप से 4 पार्ट में हम बांट सकते हैं. एक आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा आपके आयनिक सॉलिड्स, तीसरा कोवैलेंट और इन्हीं को नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स. और फोर्थ टाइप आपका है मेटेलिक सॉलिड्स. तो 1 बाई 1 करके हम इनके बारे में आज समझेंगे. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फॉर्म बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. उनमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो पहले इसके बारे में अपन देख रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में. तो ये कैसे बन रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लिख सकते हैं अपन, these solids are formed by force of attraction between the molecules. यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे हमारे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. अब अगर अपन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल्स. अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें पहले तो, और फिर किस बेसिस पर हम इनको पोलर नॉन पोलर कैसे हैं ये बात करेंगे. तो नॉन पोलर में अगर आप देखें तो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आयोडीन मॉलिक्यूल है, ये सभी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं. और नॉन पोलर हम क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनका आपने एक टर्म सुनी होगी, डायपोल मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में. तो जिन मॉलिक्यूल्स के लिए डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है. क्या होता है, जीरो. वो क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. और पोलर मॉलिक्यूल्स के जैसे आप देखें HCl है, वाटर है, ये सभी किस में आते हैं,
पोलर मॉलिक्यूल में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखें कि आपने 11th में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा होगा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में, इसके क्लोरीन के और इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये स्लाइटली किधर शिफ्ट हो जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं किस पर, हाइड्रोजन पे तो क्या आ गया, पार्शियल आंशिक पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन किधर स्लाइटली शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अपन थोड़ा सा इधर लिख लें इसको, जिससे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकें। एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब जो एटम ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर उनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1.7 या उससे ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर आयनिक करैक्टर आ जाते हैं। और वहाँ पर ये शिफ्टिंग ना होके क्या होती है, कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ये जब ही होता है जब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या उससे ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है लेस देन 1.7, तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लाइटली शिफ्ट होते हैं, और इसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम पे तो क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल का साइन होता है, आंशिक का। ऐसे ही वाटर में होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होता है। तो अब इनको हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ज़्यादा होता है। तो जिन मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट का मान वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है वो तो क्या कहलाते हैं, पोलर कहलाते हैं, और जिनके लिए 0 होती है वो नॉन पोलर कहलाते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ये आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे समझेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो इनमें जो फोर्स होता है इट इज़ वीक वान डर वाल फोर्स। आपने नाम सुना होगा, वीक वान डर वाल्स, वीक वान डर वाल्स फोर्स। इसको जो है वीक वान डर वाल फोर्स, वीक वान डर वाल्स फोर्स होता है किनके बीच में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, आपकी वीक वान डर वाल्स फोर्स होगा। और जब फोर्स वीक होता है तो इनका जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कम टेम्परेचर से ये बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ईजिली ये वेपोराइज हो जाते हैं। तो इनका जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो क्या हो गया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज लेस, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज लेस, मतलब कम टेम्परेचर हमें चाहिए इनको बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो लेस हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है और ईजिली ये बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, लेस होंगे बिकॉज ऑफ द वीक वान डर वाल फोर्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट लेस हो गया। दूसरा आप देखें ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका जो कंडक्टेंस है वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो देयर सम प्रॉपर्टीज़, जो आपको मेन प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, एक तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, एग्जाम्पल हो गए।
दूसरा मेन क्या है, वीक वान डेर वाल्स फोर्स होता है। इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लेस होगा, लेस हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, यानी आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट भी लेस होता है। इसके अपोजिट अगर हम यहाँ पर बात करें किसमें, पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे क्या, मैं इसको इधर से मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लें। अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें हम देखें, पहले अपन देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखते हैं तो इनमें क्या होगा, डायपोल हो गया, जैसे ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अगर दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो अभी देखिए अब डायपोल हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या डायपोल्स हैं। तो इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक तो इनमें आप देखेंगे क्या होता है, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें क्या होता है, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इनमें दूसरा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायपोल डायपोल फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, विच इज़ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द वीक वान डेर वाल्स फोर्स। जैसा हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा था वीक वान डेर वाल्स फोर्स, तो उसके तुलना में जो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बारे में भी आपने हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल मोमेंट ये सब 11th क्लास में आपके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ पर इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब क्या है, वीक वान डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फोर्स हैं, दीज फोर्सेज आर slightly stronger than weak van der Waals force, weak van der Waals फोर्स। तो van der Waals फोर्स से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो इसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से तो ज़्यादा होंगे लेकिन आयनिक बॉन्ड से कम होते हैं। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो क्या हुए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलर सॉलिड्स आर मॉडरेट, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज़्यादा और आयनिक से कम। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या हुए, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, मोर देन नॉन पोलर molecular solids and less than ionic solids। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गए, मॉडरेट होते हैं। कि अब ये बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में है, जिसकी मैंने बताया, आपको डेफिनेशन बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर। नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स, दो तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। नॉन पोलर क्या हो गए, जिनके लिए डायपोल मोमेंट 0 होता है, और पोलर मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट मोर देन 0 होगा। फिर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बताया, एग्जाम्पल्स के बारे में बताया। तो इतना आपको बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टाइप जो सॉलिड है वो अपन बात करेंगे, कौन सा है, आयनिक सॉलिड्स।
आयनिक सॉलिड की बात करते हैं हम, और इसके बारे में तो आप बहुत पढ़ चुके हैं, 10th में भी आपने पढ़ा होगा और 11th में भी आपने पढ़ा है आयनिक सॉलिड्स। देखिए, आयनिक सॉलिड्स की हम बात करें या आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये किससे बनते हैं? आयंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, आपके कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the oppositively charged आयंस, यानी अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने 10th में इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपने पढ़ा होगा। एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलते हैं, सोडियम क्लोराइड, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और ये आपने 10th में भी पढ़ा था। इसमें आपने पढ़ा था कि ईच सोडियम आयन, इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ईच सोडियम आयन सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयंस एंड each chloride ion surrounded by 6 sodium ions। ये आपने स्लाइटली 10th में आपने पढ़ा था। तो ये जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी हाई। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। दूसरी जो मेन प्रॉपर्टी है इनकी, अगर अपन देखें, कंडक्टेंस, ज़्यादा कंडक्टेंस के बारे में बात करें अपन, तो अगर हम इसकी सॉलिड स्टेट देखें, इन सॉलिड से देखें तो क्या अपन देख रहे हैं कि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयंस एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, फ्लो ऑफ आयंस नहीं होगा। यानी इन सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर, या अपन ये कह सकते हैं इंसुलेटर। इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर। और दूसरी लैंग्वेज में अपन क्या लिख सकते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम इसको हीट करें, इसको अपन मेल्ट करें, तो मॉल्टन स्टेट में क्या होता है? ये जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो या तो इसको मेल्ट कर लें, या फिर इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें, पानी में इसको घोलें। तो एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट में ये क्या हो जाते हैं? आयंस सेपरेट हो जाते हैं। तो उस स्थिति में ये क्या करते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आयंस उसमें फ्लो हो सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट का मतलब क्या हुआ? अपन इसको हीट करके मेल्ट कर लें। इन मॉल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। These compounds are
these compounds will be, आप ऐसे कर लिए, these compounds will be good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक सॉलिड्स के बारे में मेनली हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। एक तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द अपोजिट चार्ज लाइंस। एक हमने एग्जांपल बताया। ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, ज़्यादा होते हैं इनके। दूसरी जो मेन चीज़ होती है कंडक्टेंस के बारे में होती है। सॉलिड स्टेट में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयंस ईजिली फ्लो नहीं कर पाएंगे, फ्लो नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होगा, इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। लेकिन अगर हम इनको मेल्ट कर लेते हैं आयनिक सॉलिड्स को या एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयंस क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिससे वो ईजिली मूव कर सकते हैं। तो मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। समझ में आया आपको? इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थर्ड सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, कोवलेंट सॉलिड। अब बात करते हैं अपन कोवलेंट सॉलिड। देखिए कोवलेंट सॉलिड से मतलब क्या है। कोवलेंट सॉलिड्स वे होते हैं जिनमें कि कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड हम देखें, कोवलेंट बॉन्ड्स, अब कोवलेंट बॉन्ड्स आपके सेम एटम ऑफ एलिमेंट्स में भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट्स में हो सकते हैं। सेम एटम ऑफ एलिमेंट्स में होंगे तो नॉन पोलर हो गए और डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट्स में होंगे तो पोलर होंगे, क्योंकि उनमें फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाएगा। तो पहली बात तो क्या हो गई कि कोवलेंट बॉन्ड जैसा आपने पढ़ा है कैसे बनते हैं। आयनिक बॉन्ड्स तो किससे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट compounds are formed by क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने पढ़ा होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है, टू अटेन द stable configuration, to complete the octet in the outermost shell. Covalent compounds are formed by the sharing of electrons between same or different atoms of एलिमेंट। यानी कोवलेंट कंपाउंड सेम में भी बन सकते हैं और डिफरेंट में भी बन सकते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स, दूसरी हमने यहाँ पढ़ा है ना नेटवर्क, मतलब क्या कोवलेंट कंपाउंड से बन के वो क्या बना लेता है, 3D स्ट्रक्चर्स बना लेता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बना लेता है। दे फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन same or different atom of elements and it is followed by 3D structure। 3D आप समझते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर।
नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो इनमें आपकी क्या है, नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाती है। और उस कंडीशन में इसमें जो सबसे सिंपल और नेटवर्क से एग्जांपल है, आपने सुना होगा डायमंड। डायमंड किससे बनता है, कार्बन से बनता है। कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, डायमंड है, ग्रेफाइट है। कि एक आता है आपके कार्बोरंडम होता है। इनमें क्या डिफरेंस है, इन सब में कोवेलेंट नेटवर्क या कोवेलेंट बॉन्ड्स मिलते हैं, इसलिए सभी क्या है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। डायमंड का अपन देखें तो ये किससे बनता है, कार्बन से है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कार्बोरंडम में हम देखेंगे तो सिलिकॉन एंड कार्बन से मिलके बनता है। कार्बोरंडम किससे बनेगा, सिलिकॉन एंड कार्बन से। तो इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हो गए, एटम्स हो गए, सिलिकॉन एंड कार्बन। तो बेसिकली हम देखें तो डायमंड जो कहते हैं ना अपन, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सॉलिड है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाईएस्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेता है। आपने इनके बारे में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, ग्रेफाइट के बारे में भी आपने पढ़ा है और सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में पढ़ा है। तो जो डायमंड है इसमें वो क्या है, हार्डेस्ट सॉलिड है। अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है इसका, हाईएस्ट है। और ये डायमंड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हार्डेस्ट है, अलग अलग नहीं रह सकते हैं एलिमेंट आइंस, तो इसकी वजह से क्या है, इसका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने बोला ग्रेफाइट क्या होता है, पता है, ग्रेफाइट है आपने देखा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं थोड़ा सा आपको इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। वैसे आपने इनकी 10th में पढ़ी हुई है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर। और कार्बोरंडम में सिलिकॉन एंड कार्बन होते हैं। देखिए कार्बन को आपकी पता है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो जो आपके डायमंड है वो क्या है, नेटवर्क 3D स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे एक कार्बन 4 से बन गया, अब ये क्या है, ईच कार्बन 4 से जुड़ता जाता है। 3 हो गए ना, एक अपन और ले लें, 4 हो गए, सॉरी एक तो इधर लगा हुआ है तो ये 4 हो गए। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा अपन लेते हैं, जैसे ये ले लिया, तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये ऑल 3 डायरेक्शंस में एक्सटेंड होता जाएगा, एक नेटवर्क बना लेता है। तो डायमंड की स्ट्रक्चर तो क्या होती है, इस तरह से, और इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आपके क्या हो गया, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम इस, और ईच कार्बन इसमें क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 संकरित कार्बन होता है। संकरण के बारे में आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए अपन ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में आपको ध्यान हो, इसकी क्या है कि शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी क्या होती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल शीट्स लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। ऐसे आप देखेंगे, है ना, ये आगे बढ़ते जाते हैं इस तरह से।
इस तरह से हम इनको बढ़ाते सब। तो ये तो क्या है, इसकी वन शीट हो गई इस तरह से, और दूसरी शीट इसके क्या होती है, ऐसे नीचे होती है। मान लीजिए अपन यहाँ पर बना लें इसको, दूसरी शीट आप देखें तो इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे आप बना सकते हैं दूसरी शीट। तो यहाँ पर जो बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ जो ईच कार्बन है वो आप देखेंगे 3 के साथ ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे इस कार्बन को मान लो हम देखें तो एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ऐसे कोई भी आप कार्बन देखिए तो एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है। इसमें भी आप देखेंगे वो सेम स्थिति है, ईच कार्बन मेक द 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर आपके क्या है, जो कार्बन है उसकी जो संकरित अवस्था है या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या है, sp2 है। जबकि हमारे पास कार्बन में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ईच कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचेगा, असंकरित कक्षक बचेगा, और उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो सभी कार्बन पर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। सभी पे क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो इस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो कि एक दूर मूव कर सकता है इधर उधर, की वजह से क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जो आपके ग्रेफाइट है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए और इस सब में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये कोवेलेंट सॉलिड्स हुए, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसको हम बैटरी बनाने में भी काम लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन बैटरी। किसकी वजह से, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एक चीज़ और देखी होगी आपने, ग्रेफाइट या लीड पेंसिल आती है ना, इसकी वो क्या स्लिपरी होती है, चिकनी होती है। तो इसकी चिकनाई किस कारण से होती है, वास्तव में देखा जाए तो ये जो लेयर्स हैं इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, तो इसका जो ये कार्बन है, किसके साथ अगर लेयर बनाएंगे हम ऐसे, तो ये कार्बन है, ये इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इधर वाला है वो इधर वाले के साथ में होगा। तो अगर अपन स्ट्रक्चर देखें ये, तो ये किसके साथ आ रहा है, ये इसके साथ आएगा, है ना। इसका जो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ये नीचे वाले इसके साथ में आएगा, और ये जो आएगा वो किसके साथ में आएगा, इसके साथ में आएगा। तो ये क्या है कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या वीक होता है, तो एक दूसरे पे आसानी से स्लिप कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है ना इनमें, ये 3.14 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब आप जानते हैं ना, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो डिस्टेंस बहुत कम है और ये आसानी से स्लिपरी है। तो आप इसलिए तो हम कहते हैं ना कि लीड है, ग्रेफाइट है, वो स्लिपरी होती है। और किसकी वजह से सकती है, क्योंकि लेयर्स की फॉर्म में है। ग्रेफाइट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, लेयर्स की फॉर्म में, और एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लैब कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो कोवेलेंट सॉलिड्स में अपन देखें तो कई प्रॉपर्टीज हो गई। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट है, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, इंसुलेटर और बैड कंडक्टर है, ठीक है, इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट देखें हम तो ग्रेफाइट में क्या है, लेयर्स स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे को स्लिप कर सकते हैं। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी वजह से उन पर एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड फ्री रहता है जो कि आसानी से मूव कर सकता है, और इसी वजह से क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इनको हम बैटरी में यूज कर सकते हैं। अब ये तो 3 टाइप्स के सॉलिड हुए। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, लास्ट सॉलिड आपका कौन सा है, मेटेलिक सॉलिड।
मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मेटेलिक सॉलिड्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसका, वो क्या होते हैं? मेटल्स। तो पहली बात तो इन सॉलिड में इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी जिनसे मिलके सॉलिड्स बनते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे इनके? मेटल्स होंगे। और जो मेटल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही क्या बनाते हैं? सॉलिड्स बनाते हैं। अब हमें इसको समझना है प्रॉपर्टीज़ को। तो मेटेलिक सॉलिड्स के लिए हमें देखना है कि किस तरह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपने एक कॉमन एग्जांपल सुना होगा, मान लीजिए हम बात करें सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल है। कोई भी हम मेटल लें, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और कैटायन बना सकता है। दैट मीन्स द एलिमेंट विच कैन रिलीज द इलेक्ट्रॉन ईजिली, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके, डोनेट कर सके, वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। अब मान लीजिए हम इसको एक समझते हैं एग्जांपल लेके। सोडियम है। सोडियम में हम देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 11 होता है। इसका मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट क्या होगा? देखिए, ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ये इसका फर्स्ट सेल। इसमें आप इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होता है आपको पता है? 2 8 1, यानी इनर शेल में 2 हो गए, उसके सेकंड में आपके 8, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। तो फर्स्ट सेल में आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड में क्या है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 हो गए टोटल। और थर्ड में हम देखें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। अभी जैसे मैंने बताया कि मेटल्स में जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली डोनेट हो सकता है। तो जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है मेटल्स में, ये तो क्या कहलाता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन से मतलब जो मूव कर सकते हैं, जिसमें मोबिलिटी होती है। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट जो अंदर होल पार्ट इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, यानी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जितने भी सेल हैं वो इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, ये क्या होता है? फिक्स होता है, स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? कर्नेल। क्या बोलते हैं? कर्नेल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया जो मूव हो सकता है, और बाकी का अंदर रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग सेल्स इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस। तो ये तो क्या हो गया? आउटर मोस्ट शेल। किसका हो गया ये? आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मेटल। और कर्नेल क्या हुई? कर्नेल क्या हुई? रिमेनिंग सेल, यानी बचे हुए सेल्स, रिमेनिंग सेल्स, किसके अलावा? एक्सेप्ट आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज फिक्स्ड, स्थिर होता है, एंड इट इज कॉल्ड कर्नेल। इसको क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं। ठीक है, तो अब जब भी अपन मेटेलिक सॉलिड्स की बात करते हैं, चाहे अपन सोडियम की बात करें, चाहे किसी की बात करें, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है? मेटल्स एक दूसरे के पास होते हैं मेटल्स, और उनमें क्या होता है? मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसमें?
मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड फिक्स्ड कर्नेल, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही इलेक्ट्रॉन्स पर। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लीजिए हम मेटालिक सॉलिड्स को बात करें, जैसे मान लीजिए एक कोई मेटालिक सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात की, इसमें जो अंदर है ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्नेल को। यानी हमने ये जो पार्ट था पूरा ये किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल, यानी ये आपके हो गया मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो इनमें हम देखें तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये खुद के साथ तो कर ही रहा है, ये इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनुभव करेगा, यानी इसके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड फिक्स्ड कर्नेल। किसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड फिक्स्ड कर्नेल is known as metallic force of attraction, metallic force of attraction, and these solids are called क्या कहेंगे, मेटालिक सॉलिड्स। इनको क्या कहेंगे, मेटालिक सॉलिड्स बोलते हैं। और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक चीज़ देखें, इनके बेसिस पर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होता है, इधर उधर मूव कर सकता है। इसलिए इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, क्योंकि हम इनको क्या है आपने पढ़ा होगा, डक्टाइल होते हैं, मेटल मेलिएबल होते हैं, इनके हम तार बना सकते हैं, इनके हम शीट्स बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इनको पीटते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब क्या होता है, एडजस्ट हो जाते हैं इधर उधर। इसी वजह से ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेजर प्रॉपर्टी अपन देखें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because of the free mobile electron। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द, अपन इसको लिख लेते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो इनके हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। वैसे अभी आपके जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें आपके 2 डायमेंशनल तक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें क्रिस्टल लैटिस के
यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल, इनके बारे में पढ़ना होगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।